नमस्कार बंधु, स्वागत है आप सभी का हमारे पॉडकास्ट ट्रैवल टेल्स विद आशीर्वाद हॉलीडेज के एक और न्यू एपिसोड में, जहां हम बात करते हैं उन यादगार सफरों की जो हमें मंजिल तक ही नहीं ले जाती बल्कि हमारे दिलों को छू जाती हैं। हम बात करेंगे एक ऐसे देश की जो हमारे भारत के बिल्कुल पास है, लेकिन उसकी ब्यूटी, स्पिरिचुअलिटी और कल्चर अलग ही लेवल की है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नेपाल की। और आज इस डेस्टिनेशन पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और ट्रस्टेड नाम आशुतोष सर, जो आशीर्वाद हॉलीडेज के डायरेक्टर भी हैं। हमारी कंपनी आशीर्वाद हॉलीडेज ने हजारों लोगों को नेपाल के दर्शन कराए हैं। तो आइए सर से जानते हैं कि कोलकाता के लोग नेपाल में क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं और कैसे। नमस्ते प्रिया, नमस्कार सबाई बंधु के जो ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं या इसे एक वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ नेपाल के बारे में बात करने के लिए, स्पेशली अपने कोलकाता के ट्रैवलर्स के साथ। बट इसके पहले कि मैं नेपाल के बारे में बात करूँ, मैं अपने लिसनर्स को ये बताना चाहूँगा कि हमारी कंपनी आशीर्वाद हॉलीडेज स्पिरिचुअल टूर कंडक्ट करने में स्पेशलाइज्ड है। स्पेशली हम पिलग्रिमेज टूर्स, यूपी के पिलग्रिमेज टूर्स, ज्योतिर्लिंग टूर्स, शक्तिपीठ टूर्स, कैलाश मानसरोवर यात्रा, अमरनाथ यात्रा जैसे जितने भी स्पिरिचुअल टूर्स हैं, नेपाल के जैसे जितने भी पिलग्रिमेज एंड स्पिरिचुअल टूर्स हैं, हम उनको कंडक्ट करते हैं। और इन सारे टूर्स की जानकारी हम अपने पॉडकास्ट एंड वीडियो के माध्यम से अपने चैनल पे पब्लिश करते हैं, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि एक इन्फॉर्म ट्रैवलर ही किसी भी डेस्टिनेशन को ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लोर और एंजॉय कर सकता है। और इसीलिए हम कहते हैं, जाने से पहले जाने, नो बिफोर यू गो। बिल्कुल सही कहा सर आपने। किसी भी डेस्टिनेशन को एंजॉय करने के लिए उसकी पूरी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए, बट उसके लिए हमें नेपाल जाना भी पड़ेगा। तो आप हमें ये बताइए, कोलकाता से नेपाल जाने के क्या बेस्ट रूट हैं और कौन-कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं? बिल्कुल प्रिया, डेस्टिनेशन को एंजॉय करने के लिए वहाँ जाना तो पड़ेगा। और अगर कोलकाता से नेपाल जाना है तो उसके दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप नेपाल दो माध्यम से एंटर कर सकते हैं, आइदर बाई एयर और बाई रोड। आइए पहले जानते हैं कि आप बाई एयर नेपाल कैसे जा सकते हैं। तो कोलकाता से नेपाल बाई एयर जाने के लिए आप कोलकाता के दमदम एयरपोर्ट से काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए फ़्लाइट लेते हैं और डायरेक्टली आप काठमांडू लैंड करते हैं। याद रखिए, कोलकाता के दमदम एयरपोर्ट से काठमांडू की डायरेक्ट फ़्लाइट तो है, बट ये फ़्लाइट सर्विस डेली अवेलेबल नहीं है, वीकली अवेलेबल है। तो अगर आप बाई एयर प्लान कर रहे हैं तो अपने ट्रैवल डेट का ध्यान रखिए कि किस दिन आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिल रही है और किस दिन आपको वाया फ्लाइट मिलेगी। अगर हम वाया फ्लाइट की बात करें तो आप कोलकाता से दिल्ली एंड दिल्ली से फिर काठमांडू आप फ्लाई कर सकते हैं। दिल्ली और काठमांडू का डेली कनेक्शन है, तो अगर आपकी ट्रैवल डेट पे डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, सो ये बाई एयर रूट मोस्ट कन्वीनियंट रूट है, बट इसके साथ एक ड्रॉबैक है कि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव आता है। तो अगर आप इकोनॉमिकल जर्नी प्लान करना चाहते हैं तो फिर आप बाई रोड का ऑप्शन ले सकते हैं। बाई रोड के ऑप्शन में आपको इंडो नेपाल के नियरेस्ट नेबरिंग सिटी पे पहुंचना होगा, वहां से बॉर्डर क्रॉस करके और आप नेपाल में एंटर कर सकते हैं। अगर मैं कोलकाता की बात करूं तो कोलकाता के ट्रैवलर्स के लिए दो बॉर्डर्स सुटेबल हैं। पहला बिहार का रक्सौल बॉर्डर और यूपी का गोरखपुर बॉर्डर। अभी तक जो हमने ट्रेंड देखा है, हमारे कोलकाता के ट्रैवलर्स मोस्टली रक्सौल का प्लान करते हैं और वहाँ से वो नेपाल एंटर करते हैं। बट इसके साथ एक चैलेंज है कि कोलकाता से रक्सौल के लिए सिर्फ एक ही ट्रेन चलती है, जो है मिथिला एक्सप्रेस। इसके अलावा एक वीकली ट्रेन है हावड़ा रक्सौल, जो वीक में आपको सिर्फ एक दिन मिलती है, वो भी वेडनेसडे को। इस रूट में जो ड्रॉबैक है वो ये कि ट्रेन आपको कोलकाता के चितपुर स्टेशन से नहीं, हावड़ा से मिलती है, तो आपको हावड़ा स्टेशन पहुंचना होगा और वहां से ट्रेन लेना होगा। रक्सौल से अगर आप जर्नी प्लान करते हैं तो कोलकाता से रक्सौल की जो जर्नी है वो तकरीबन 17 से 17.5 घंटे की जर्नी है। तो अगर इस टाइमिंग को आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन आपका बनेगा बाई एयर का, कि आप कोलकाता से रक्सौल बाई एयर पहुंचे। बट डिसएडवांटेज ये है कि रक्सौल में कोई भी एयरपोर्ट नहीं है, तो उस केस में आपको कोलकाता से पटना की फ्लाइट लेनी पड़ती है और फिर पटना से रक्सौल जो है वो आपको बाई रोड जर्नी करनी पड़ती है। पटना से रक्सौल तकरीबन 4 घंटे की जर्नी होती है, जो अगेन एक हेक्टिक जर्नी बनती है और आपका पूरा दिन जो है वो रक्सौल पहुंचने में
निकल जाता है। बट अगर हम बात करें गोरखपुर की, तो इन दैट केस जो बेस्ट ऑप्शन है वो है कोलकाता से गोरखपुर का। यहाँ मैं अपने कोलकाता के लिसनर्स को एडवाइस करना चाहूँगा कि आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है नेपाल जाने के लिए वो होगा गोरखपुर का। आप कोलकाता से गोरखपुर ट्रेन या फ्लाइट का ऑप्शन लेकर के पहुंच सकते हैं। कोलकाता से गोरखपुर की डेली फ्लाइट कनेक्शन है जो आपको 2.5 घंटे में गोरखपुर पहुंचा देता है। और अगर ट्रेन की बात करें तो कोलकाता से गोरखपुर के लिए 3 ट्रेन के ऑप्शन मिलते हैं। एक है पूर्वांचल एक्सप्रेस जो आपको डेली मिल जाती है, दूसरी है बाघ एक्सप्रेस जो आपको डेली मिल जाती है, और तीसरी है शालीमार एक्सप्रेस जो आपको वीक में एक दिन मिलती है ट्यूसडे को। तो अगर आप कंपेयर करें तो आप पाएंगे कि कोलकाता से रक्सौल आना थोड़ा सा मुश्किल है कंपेरेटिवली गोरखपुर के। तो अगर आप बाई रोड का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए जो सबसे बेस्ट है वो है गोरखपुर। क्यों? क्योंकि इसके साथ एक एडवांटेज और है कि अगर आप अपनी आइटनरी में लुम्बिनी ऐड करना चाहते हैं तो रक्सौल से प्लान करने पे लुम्बिनी आपके लिए उल्टा पड़ता है, क्योंकि लुम्बिनी जो है वो सोनोली बॉर्डर के नज़दीक है जो गोरखपुर सिटी से काफ़ी करीब है। और अगर आप अपनी नेपाल जर्नी के साथ अयोध्या, वाराणसी या और भी यूपी के पिलग्रिमेज साइट ऐड करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है गोरखपुर। तो इन शॉर्ट अगर मैं इसको समराइज करूं कि आपको कोलकाता से नेपाल कैसे जाना चाहिए, तो फर्स्ट ऑप्शन है कि आप बाई फ्लाइट कोलकाता से काठमांडू पहुंचे, वो आपके लिए सबसे ईजिएस्ट और फास्टेस्ट वे है। बट अगर बेस्ट वे की बात करें तो मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आप कोलकाता से गोरखपुर पहुंचे एंड देन फिर वहां से अपनी जर्नी को प्लान करें। यस, जर्नी को एंड करना है तो आप रक्सौल पे एंड कर सकते हैं, मींस स्टार्टिंग फ्रॉम गोरखपुर और एंडिंग एट रक्सौल, या फिर आप इसको वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, स्टार्टिंग एट रक्सौल एंड एंडिंग एट गोरखपुर, डिपेंडिंग ऑन योर ट्रेन कनेक्शन एंड अवेलेबिलिटी। समझ गई, यानी फ्लेक्सिबिलिटी है। जो ट्रेन प्रेफर करते हैं उनके लिए गोरखपुर, और जो फास्ट ट्रैवल चाहते हैं उनके लिए फ्लाइट से काठमांडू या फिर गोरखपुर बेस्ट ऑप्शन है। सर, ये तो आपने बताया कि कोलकाता से नेपाल कैसे जाएं। अब आप हमारे लिसनर्स को ये बताइए कि नेपाल जाने का बेस्ट टाइम क्या हो सकता है, स्पेशली कोलकाता के वेदर को कंसिडर करते हुए। एक्सेलेंट क्वेश्चन प्रिया। नेपाल में मेनली 4 सीजन होते हैं, जिनमें पहला सितंबर से दिसंबर का सीजन होता है जिसे पीक सीजन भी कहा जाता है। ये एक गोल्डन टाइम है नेपाल विजिट करने के लिए, क्योंकि इस टाइम पे आपको क्लियर स्काई का व्यू मिलता है, माउंटेन्स आपको बहुत क्लियर एंड साफ दिखते हैं, टेम्परेचर काफ़ी कंफर्टेबल रहता है जो अराउंड 15 to 10 डिग्री के आसपास रहता है, और ये फेस्टिवल टाइम भी है। और अगर मैं बात करूं तो जैसा कि हम बंगाल में दुर्गा पूजा बड़े धूमधाम से मनाते हैं, वैसे ही नेपाल में दुर्गा पूजा काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जिसे यहाँ पे दशई का त्यौहार कहा जाता है। तो अगर आप दशहरे के टाइम पे विजिट कर रहे हैं तो आप नेपाल में दशई का त्यौहार भी इंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड सीजन आता है वो है मार्च से मई मंथ का। ये ड्यूरेशन भी एक तरीके से सीजन में कंसिडर किया जाता है, क्योंकि इस समय इंडिया के अंदर समर वेकेशंस हुए रहते हैं और ट्रैवलर्स जो हैं वो किसी नई डेस्टिनेशन, किसी नई सिटी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। और अगर मैं कोलकाता के ट्रैवलर्स की बात करूं तो उनको यहाँ पे क्लाइमेट वाइज एक ज़्यादा सूदिंग क्लाइमेट मिलता है, क्योंकि उस ड्यूरेशन में टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 15 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। तो अगर आप बंगाल से हैं और नेपाल विजिट करना चाहते हैं, जो 2 बेस्ट सीजन है वो पहला सितंबर से दिसंबर और दूसरा मार्च से मई तक का है। इसके अलावा जो तीसरा सीजन है वो है जून से अगस्त का। ये एक मानसून सीजन है जिस टाइम पे यहाँ पे रेनफॉल होता है। मैं नॉर्मली ये सीजन लोगों को अवॉइड करने के लिए कहता हूँ, क्योंकि इस टाइम पे बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है, आपको लैंडस्लाइड या बाकी सारी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप एक बजट ट्रैवलर हैं और सस्ते में टूर करना चाहते हैं तो इस सीजन में आप प्लान कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे सर्विसेज सस्ती होती हैं और आपका पैकेज इकोनॉमिकल हो सकता है। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं। अगर आप हमारी गाइडेंस की बात करें तो हम नॉर्मली रेकमेंड करते हैं कि इस सीजन में ट्रैवल ना करें। इसके बाद जो 4th सीजन है वो है दिसंबर से फरवरी का। ये पीरियड आइडियल है उन ट्रैवलर्स के लिए जो इंडिया के बाहर न्यू ईयर सेलिब्रेट करना चाहते हैं, क्योंकि नेपाल के अंदर न्यू ईयर बड़े ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है और ये तकरीबन 10 दिन चलता है।
25 दिसंबर से लेकर के तकरीबन 5 जनवरी तक। तो ये पीरियड आपको नेपाल में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए काफ़ी आइडियल है। इसके अलावा अगर कोई नेपाल में स्नोफॉल देखना चाहता है या एंजॉय करना चाहता है तो ये एक पीरियड है जिस टाइम पे आपको नेपाल के अंदर आप स्नोफॉल को देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। यूजफुल टिप। तो दोस्तों, दुर्गा पूजा हो, दिवाली हो या फिर न्यू ईयर हो, प्लान करो तो नेपाल परफेक्ट है। सर, अब आप हमें बताइए, हमारे कोलकाता के ट्रेवलर्स को नेपाल में आप कौन कौन से प्लेसेस रेकमेंड करेंगे विजिट करने के लिए? प्रिया, नेपाल के कुछ पॉपुलर डेस्टिनेशन हैं जैसे कि काठमांडू, पोखरा, मनोकामना। ये तो हर एक ट्रैवलर की आइटनरी में होता ही है, लेकिन अगर कोई वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट रखता है तो वो चितवन को ऐड कर सकता है, और अगर कोई पिलग्रिमेज में इंटरेस्ट रखता है तो वो अपनी आइटनरी में मुक्तिनाथ और जनकपुर जैसे प्लेसेस को इंक्लूड कर सकता है। अगर इन प्लेसेस की एक ब्रीफ जानकारी दूं तो काठमांडू मोस्टली फेमस है लीजर, पिलग्रिमेज एंड नाइट लाइफ के लिए। काठमांडू में श्री पशुपतिनाथ जी का मंदिर है जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और भगवान शिव का माना जाना मंदिर है। इसके अलावा भगवान विष्णु का स्लीपिंग विष्णु टेम्पल है। अगर इन प्लेसेस की मैं ब्रीफ जानकारी आपको दूं तो काठमांडू फेमस है अपने लीजर, पिलग्रिमेज और नाइट लाइफ के लिए। काठमांडू की जो लोकल साइटसीइंग प्लेसेस हैं वो हैं आपकी पशुपतिनाथ टेम्पल, भुजेश्वरी टेम्पल, शंभुनाथ टेम्पल, बूढ़ा नीलकंठ और रॉयल पैलेस। इसके अलावा काठमांडू में 3 दरबार स्क्वायर हैं, भक्तपुर दरबार, काठमांडू दरबार और पाटन दरबार स्क्वायर। तो इनको भी आप अपने आइटनरी में, अगर हम आउटर साइटसीइंग की बात करें तो काठमांडू में आप डोलेश्वर महादेव, चंद्रागिरी और सांगा जैसे प्लेसेस को विजिट कर सकते हैं। साथ ही अगर आप काठमांडू में एक हिल स्टेशन पे स्टे करना चाहते हैं तो आपके लिए आइडियल होगा नागरकोट या चंद्रागिरी। इन दोनों ही प्लेसेस पे आप एक हिल स्टेशन का अनुभव ले सकते हैं। आइए जानते हैं पोखरा के बारे में। अगर हम पोखरा की बात करें तो पोखरा के लोकल साइटसीइंग में विंध्यवासिनी टेम्पल, सेती रिवर, डेविस फॉल, गुप्तेश्वर केव, फेवा लेक, बरही टेम्पल, ये सारी चीजें आती हैं। और अगर पोखरा के आउटर साइटसीइंग की बात करें तो इसमें आते हैं पुमदीकोट, सारंगकोट और वर्ल्ड पीस स्तूपा। तो ये तो थी एक ब्रीफ जानकारी जो काठमांडू के पॉपुलर प्लेसेस हैं पोखरा और काठमांडू की। जैसा मैंने कहा कि अगर किसी को वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट है तो वो चितवन का प्लान कर सकते हैं, चितवन अपनी आइटनरी में इंक्लूड कर सकते हैं। चितवन मैं इसलिए रिकमेंड करता हूं क्योंकि चितवन को आप आसानी से अपने पोखरा और काठमांडू के आइटनरी के साथ इंक्लूड कर सकते हैं। बट अगर आप प्योर वाइल्ड लाइफ लवर हैं, नेचर लवर हैं, तो आपको नेपाल के अंदर और भी ऑप्शंस मिलते हैं जैसे सागरमाथा नेशनल पार्क, पर्सा नेशनल पार्क, बरदिया नेशनल पार्क। तो अगर आप स्पेशली वाइल्ड लाइफ टूर प्लान करते हैं तो आप इन प्लेसेस को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आपकी आइटनरी या आपका टूर इस तरीके का है जिसमें आप पिलग्रिमेज एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप मुक्तिनाथ और जनकपुर के बारे में सोच सकते हैं, इसको अपनी आइटनरी में इंक्लूड कर सकते हैं। मुक्तिनाथ फेमस है भगवान विष्णु के टेम्पल के लिए और ये दिव्य देशम टेम्पल की श्रृंखला में एक ऐसा टेम्पल है जो इंडिया के बाहर स्थित है। और अगर जनकपुर की बात करें तो जैसा आप जानते हैं कि जनकपुर वो माता सीता की जन्मस्थली है और रामायण सर्किट टूर की एक इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन भी है। सर, ये तो आपने बताया पिलग्रिमेज, लीजर और वाइल्ड लाइफ के बारे में। कोलकाता के यूथ जो एडवेंचर लविंग है उनके लिए क्या ऑप्शन अवेलेबल है? बिल्कुल सही प्रिया, जैसा कि मैं कहता हूं कि नेपाल सिर्फ पिलग्रिमेज, लीजर या वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन नहीं है, पोखरा एडवेंचर एक्टिविटीज का हब है। आप पोखरा में बंजी जंपिंग ट्राई कर सकते हैं। बंजी जंपिंग के 2 ऑप्शंस हैं, एक आप पोखरा के नियर बाई में सारंगकोट में ट्राई कर सकते हैं, दूसरा पोखरा से कुछ दूरी पे कुसमा स्थित है जो आज के टाइम पे काफ़ी फेमस हो रखा है बंजी जंपिंग के लिए। इसके अलावा आप वाइट वाटर राफ्टिंग कर सकते हैं, पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, अल्ट्रा लाइट फ्लाइट इंजॉय कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस आपको पोखरा के अंदर मिल जाते हैं। इसके अलावा रिसेंटली अभी वहाँ पे हॉट एयर बलून भी स्टार्ट किया है, तो आप हॉट एयर बलून भी एक्सप्लोर और एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम है और आप ट्रैकिंग एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो उसके भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप एक शॉर्ट ट्रैक करना चाहते हैं 2 से 3 घंटे का, तो आप पोखरा से सारंगकोट रूट पे निकल के आप एक शॉर्ट ट्रैक कर सकते हैं। अगर आपके पास 1 डे का टाइम है तो आप ऑस्ट्रेलियन बेस कैंप और घांडरू का प्लान कर सकते हैं
और अगर आपके पास 2 से 3 दिन का समय है तो आप घोरे पानी और पुनहिल ट्रैक एक्सप्लोर और एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आपको रियल ट्रैकिंग का आनंद लेना है तो आप अन्नपूर्णा बेस कैंप या एवरेस्ट बेस कैंप का प्लान बना सकते हैं। सर, नेपाल में कोई ऐसा डेस्टिनेशन है जो ज़्यादा लोगों को नहीं पता, लेकिन वर्थ विजिटिंग है? यस, और अब मैं आपको बताता हूँ एक ऐसी डेस्टिनेशन के बारे में जो कोलकाता के ट्रैवलर्स के लिए एक हिडन जेम है। अगर मैं काठमांडू की बात करूं तो काठमांडू से कुछ ही दूरी पे स्थित है कलिंग चौक, और अगर मैं पोखरा की बात करूं तो पोखरा से मुक्तिनाथ के रास्ते पे स्थित है तातोपानी और कागबेनी। कलिंग चौक जो कि काठमांडू के पास है, और तातोपानी एंड कागबेनी जब हम पोखरा से मुक्तिनाथ जॉमसम जाते हैं तो ये दोनों प्लेसेस रास्ते में पड़ते हैं। कलिंग चौक जो काठमांडू से 5 से 6 घंटे की ड्राइव पर स्थित है। यहाँ कलिंग चौक भगवती मंदिर है जो कि एक शक्तिपीठ है। विंटर में ये बर्फ से ढका रहता है। मंदिर जाने के लिए आपको केबल कार का ऑप्शन मिलता है और वहां से आपको एवरेस्ट का एक पैनोरामिक व्यू मिल जाता है। कोलकाता से आने वाले पिलग्रिम्स ट्रैवलर के लिए ये एक स्पिरिचुअल ज्वेल है। यहाँ माँ काली के रूप में शक्ति के प्रभाव का अनुभव होता है। मुझे याद है पिछले साल कोलकाता से एक फैमिली ग्रुप आया था। इनिशियली उनका प्लान सिर्फ काठमांडू और पोखरा का था, बट चूंकि उनके पास टाइम ज़्यादा था तो हमने उनको रेकमेंड किया और उनके आइटनरी में कलिंग चौक ऐड किया। जब वो कलिंग चौक पहुंचे तो ऊपर पहुंच के वो बर्फ़ में खेल रहे थे, और मुझे याद है कि जब हमने फीडबैक लिया तो एक आंटी ने कहा कि आशुतोष जी, हमें तो लगा कि बर्फ़ हम सिर्फ टीवी में देख सकते हैं, लेकिन आपने हमारे बचपन का सपना पूरा कर दिया। चाहे आप भक्ति के लिए आएँ या एडवेंचर के लिए आएँ, कलिंग चौक एक अनफॉरगेटेबल एड ऑन है जो मैं कोलकाता के हर एक ट्रैवलर को रेकमेंड करूंगा कि अगर वो दिसंबर से फरवरी के बीच में प्लान कर रहे हैं तो कलिंग चौक अपनी आइटनरी में मस्ट विजिट प्लेस रखें और उसको विजिट करें। मुझे लगता है कलिंग चौक को आइटनरी में ऐड करने से आपकी यात्रा का फ्लेवर और रिच हो जाता है। विंटर में ये एडवेंचर का तड़का लगाता है और पिलग्रिम्स के लिए ये एक शक्तिपीठ का अनुभव देता है जो उनकी यात्रा को और भी पवित्र बना देता है। सर, जैसा अभी आपने थोड़ी देर पहले 2 प्लेसेस का जिक्र किया, तातोपानी और कागबेनी। इन प्लेसेस की क्या इंपॉर्टेंस है? प्रिया, जैसा मैंने आपसे कहा कि ये दोनों ही प्लेसेस पोखरा से मुक्तिनाथ के रास्ते में पड़ते हैं। तातोपानी एक छोटा सा विलेज है जहाँ पे आपको नेचुरल हॉट स्प्रिंग मिलता है। उसमें नहाने से आपके शरीर का थकान दूर हो जाता है, और लोकल्स का ऐसा मानना है कि इसके पानी में बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। पिलग्रिम्स के लिए ये एक तरीके का शुद्धिकरण होता है मुक्तिनाथ दर्शन से पहले। वहीं कागबेनी नेपाल के मस्तांग डिस्ट्रिक्ट में स्थित काली गंडकी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव है। काली गंडकी नदी को मोक्षदायिनी नदी भी कहा जाता है, और ओरिजिनल शालिग्राम स्टोन आपको इस नदी में मिलते हैं जिन्हें आप अपने हाथों से चुन सकते हैं। शानदार सर। फिर तो मैं ये कहूंगी, जो पोखरा से मुक्तिनाथ जाते हैं उन्हें ये दोनों एक्सपीरियंस मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक शरीर को सुकून देता है, दूसरा आत्मा को। सर, अब थोड़ा टूर स्ट्रक्चर पर बात करते हैं। अपने नेपाल पैकेज में क्या-क्या शामिल होता है? प्रिया, जैसा कि मैंने पहले भी मेंशन किया था कि नेपाल की जो पॉपुलर प्लेसेस हैं लाइक पोखरा एंड काठमांडू, ये तो सबकी आइटनरी में स्टैंडर्ड होता है, ये इंक्लूड ही होता है। बट इसके अलावा अगर आप एडवेंचर चाहते हैं तो पोखरा के अंदर आप अपना एक दिन एक्सटेंड करके एडवेंचर एक्टिविटीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट रखते हैं तो चितवन ऐड कर सकते हैं, या पिलग्रिमेज ऐड करना चाहते हैं तो मुक्तिनाथ या जनकपुर का प्लान कर सकते हैं। ये तो बात हुई आइटनरी की, और अगर हम इंक्लूजन्स की बात करें तो हम एंड टू एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लाइक आपकी फ्लाइट टिकट बुकिंग, आपका ऑन ग्राउंड ऑल अरेंजमेंट्स इंक्लूडिंग लोकल ट्रांसपोर्ट, होटल बुकिंग, साइट सीइंग, एंट्री टिकट्स, मील्स, एवरीथिंग। तो ये सारी चीज़ें जो है हम बेस्ड ऑन ट्रैवलर की रिक्वायरमेंट ये सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं एंड अपने गेस्ट को प्रोवाइड करते हैं। वाह! तो फुल सर्विस है। लोगों को कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा।
बहुत ही कन्वीनियंट है ये। सर, मुक्तिनाथ दर्शन के लिए क्या अरेंजमेंट है? क्योंकि वो तो थोड़ा डिफिकल्ट एरिया है ना। हाँ, मुक्तिनाथ एक डिफिकल्ट टेरेन तो है, बट यहाँ जाने के दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहला बाई फ्लाइट और दूसरा बाई रोड। पोखरा से जोमसम की फ्लाइट 35 मिनट्स की होती है। मीन्स कि आप बड़े कन्वीनियंटली आधे घंटे में पोखरा से जोमसम पहुंच जाते हैं। सेम डे दर्शन कर सकते हैं और वहां पे नाइट स्टे करते हैं। नेक्स्ट डे फिर आप फ्लाइट लेकर के पोखरा वापस आ जाते हैं। वहीं अगर बाई रोड की बात करें तो पोखरा से बाई रोड तकरीबन 7 से 8 घंटे का टाइम लगता है। उस दिन आप पहुंच के जोमसम में स्टे करते हैं, अगले दिन मुक्तिनाथ जी के दर्शन करते हैं एंड फिर वहां से वापस आ जाते हैं। पहले रोड कंडीशन खराब था, बट अभी 70 to 80% रोड अच्छा हो गया है। तो अगर आप बाई रोड भी प्लान कर रहे हैं तो वो जर्नी भी आपके लिए कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंट है। तो अगर आप मुक्तिनाथ प्लान कर रहे हैं तो आपकी फ्लाइट टिकट का अरेंजमेंट, वहाँ पे टेम्स और परमिट जो लगता है उसका अरेंजमेंट, या वहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट जिससे आप पोखरा से मुक्तिनाथ जाते हैं, ये सारे अरेंजमेंट्स हम खुद आपको करके देते हैं। आपको उसके लिए वरी करने की जरूरत नहीं है। तो सुन लिया दोस्तों, अगर आप मुक्तिनाथ जाने का प्लान कर रहे हैं तो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आशीर्वाद हॉलीडेज सब मैनेज करता है। सर, बजट वाइज क्या ऑप्शन मिलते हैं? सब लोग लग्जरी अफोर्ड नहीं करते, तो इकोनॉमिकल प्लान भी है क्या? बिल्कुल प्रिया, हम सभी तरीके के ट्रैवलर्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर आप एक इकोनॉमिकल टूर प्लान कर रहे हैं तो हम रेकमेंड करेंगे कि आप 3 स्टार होटल के साथ जाएं। बट अगर आप एक कंफर्टेबल और लीजरली स्टे चाहते हैं तो आप 4 स्टार होटल के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग्जरी चाहिए तो देन डेफिनेटली योर चॉइस शुड बी 5 स्टार होटल्स। इसके अलावा अगर आप एक बजट ट्रैवलर हैं तो आपको 2 स्टार होटल्स के ऑप्शन भी मिल जाते हैं। और अगर मैं आपको प्राइस का आइडिया दूं तो ये काफ़ी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि आपका टूर ड्यूरेशन कैसा है, आप कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं, आपके इंक्लूजन्स में क्या है, आपका मील प्लान कैसा है। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं आपके एक प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए। बट अगर मैं एक एवरेज प्राइस आपको दे पाऊँ तो 3 स्टार होटल के साथ 4 नाइट 5 डेज का प्लान आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 13 से 14 हज़ार के बीच में। वाह, तो 14,000 से नेपाल का सफर शुरू। बहुत ही अफोर्डेबल है ये हमारे कोलकाता के ट्रैवलर्स के लिए। फिर शॉपिंग के लिए नेपाल फेमस है क्या? कोलकाता के लोग वहां से क्या परचेज कर सकते हैं? प्रिया, अगर मैं कहूँ तो भारत में हर एक वो चीज़ मिलती है जो आप नेपाल से खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप एज अ टूरिस्ट जाते हैं तो वहाँ से कुछ चीज़ों को परचेज कर सकते हैं, जैसे कि रुद्राक्ष, जिसके बारे में कहा जाता है कि नेपाल का रुद्राक्ष काफ़ी प्योर और पावरफुल होता है। और प्लस वहाँ से आप कुछ हैंडीक्राफ्ट्स या शिवोनियर्स परचेज कर सकते हैं। जैसा कि पुराने टाइम पे लोग कहते थे कि नेपाल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम या वुलन आइटम काफ़ी अच्छे मिलते हैं, तो आज के दिन में वो सारा आइटम चाइना या मेड इन इंडिया है और वो सारी चीज़ें आपको इंडिया के अंदर मिल जाते हैं। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप अगर नेपाल से कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप रुद्राक्ष और जनरल शिवोनियर आइटम्स या गिफ्ट आइटम्स ही परचेज करें। रुद्राक्ष परचेज करने के लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि ये आप किसी गवर्नमेंट ऑथराइज शॉप से ही खरीदें, और ये गवर्नमेंट ऑथराइज शॉप्स आपको काठमांडू में पशुपतिनाथ जी के टेम्पल के अराउंड मिल जाएंगे। बाकी हैंडीक्राफ्ट और शिवोनियर के लिए मैं रेकमेंड करूँगा कि आप पोखरा मार्केट एक्सप्लोर करें, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस और बार्गेन के चांसेस मिल जाते हैं। लेकिन शॉपिंग करने के टाइम पे एक चीज़ का ख्याल रखना है, जिसको मैं कहूँगा कि ये एक स्पेशल टिप है। आप जब भी शॉपिंग के लिए निकले हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको वहाँ पे आर्गुमेंट नहीं करना है। बार्गेन आप बिल्कुल कर सकते हैं, और उसका जो तरीका होगा सिंपल। अगर आप किसी शॉप में जाते हैं, आप वहाँ पे शॉपकीपर से किसी एक पर्टिकुलर आइटम का प्राइस पूछते हैं, आप उनसे प्राइस पूछिए। आपको समझ में आता है उस प्राइस पे परचेज करना है, आप परचेज कीजिए। एल्स आप उनको एक काउंटर ऑफर दीजिए। अगर उनको समझ में आएगा वो आपको हाँ करेंगे, आपको आइटम दे देंगे इन दैट पर्टिकुलर प्राइस। नहीं तो आप क्वाइटली वहाँ से मूव ऑन कीजिए और नेक्स्ट शॉप पे जाइए और फिर वहाँ पे बार्गेन कीजिए। हमारा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि बहुत सारे ट्रैवलर्स वहाँ पे आर्गुमेंट में फंस जाते हैं और फिर वहाँ पे बात बिगड़ जाती है, जो कि एक इंडियन ट्रैवलर होने के नाते अच्छा नहीं है।
तो मैं ये जरूर कहूंगा कि आप बार्गेन कीजिए, बट आर्ग्यूमेंट में मत पड़िए। सर, ये तो हुई शॉपिंग के बारे में। लोकल फूड एक्सपीरियंस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, बी रोमन इन रोम। मतलब कि आप जिस भी कंट्री में हैं, वहाँ के लोकल फूड को ज़रूर ट्राई करें। जैसे कि अगर आप नेपाल में हैं, तो वहाँ के लोकल फूड हैं दाल भात तरकारी, वहाँ की स्पेशल नेपाली थाली, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। आप वहाँ पे मोमोज ट्राई कर सकते हैं, आप वहाँ पे थुपका ट्राई कर सकते हैं, या जो नेपाली थाली है उसमें दोनों वेरिएंट आते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप वेजिटेरियन नेपाली थाली ट्राई कर सकते हैं, या फिर आप वहाँ पे नॉनवेज नेपाली थाली भी ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको फिश खाने का मन है, तो आप पोखरा के किसी भी रेस्टोरेंट में विजिट कर सकते हैं, और वहाँ पे आपको फिश के डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं, लाइक फिश फ्राई या करी फिश। इसके अलावा आपको नेपाल के अंदर राइस बेस्ड मील भी मिलते हैं, जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। और जैसा कि मैं जानता हूं कि हमारे बंगाली ट्रैवलर्स का फूड विदाउट स्वीट कंप्लीट नहीं होता है, तो डोंट वरी, आप किसी भी स्वीट शॉप में विजिट कर सकते हैं और वहां से अपने फेवरेट रसगुल्ला का आनंद ले सकते हैं। तो आप अपनी फूड के साथ रसगुल्ला को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपनी मील को कंप्लीट कर सकते हैं। सर, इतनी जानकारी के बाद तो हमारे बंगाल के लिसनर नेपाल जाने का प्लान बना लिए होंगे। तो आप हमें बताइए, आशीर्वाद हॉलीडेज के साथ नेपाल का पैकेज बुक करने का क्या प्रोसेस है? थैंक यू प्रिया, ये अपॉर्चुनिटी शेयर करने के लिए। यहाँ पे मैं अपने सभी लिसनर्स को ये बताना चाहूँगा कि आशीर्वाद हॉलीडेज के साथ पैकेज बुक करने का प्रोसीजर काफ़ी सिंपल है। आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। रीच आउट करने के दो माध्यम हैं। पहला, आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, जो है www.ashirwadholidays.in। आप इस पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्वेरी फॉर्म मिलेगा। आप उस क्वेरी फॉर्म को फिल कीजिए, अपनी डिटेल्स डालिए, अपनी रिक्वायरमेंट्स डालिए, और हमारे एक्सपर्ट्स आपको कनेक्ट करेंगे और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको पैकेजेस सजेस्ट करेंगे, एंड देन आपकी हेल्प करेंगे, ताकि आप अपना टूर काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर और एंजॉय कर सकें। दूसरा है कि आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर कॉल के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आप उस पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि हम ग्रुप टूर भी कंडक्ट करते हैं और कस्टमाइज टूर्स भी करते हैं। तो अगर आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करते हैं, तो वहाँ पे ग्रुप टूर का सेक्शन है, जिसको एक्सप्लोर करके आपको ये पता लग जाएगा कि हमारे अपकमिंग ग्रुप टूर्स कहाँ के हैं और कौन कौन से हैं। तो आप उनमें से अपने ऑप्शंस चूज कर सकते हैं अपनी सुटेबल डेट के हिसाब से, या फिर अगर आप कस्टमाइज टूल चाहते हैं तो हमारे एक्सपर्ट से कनेक्ट कीजिए और वो आपको हेल्प करेंगे। वंडरफुल सर, थैंक यू सो मच इस डिटेल डिस्कशन के लिए। थैंक यू प्रिया। सारे लिसनर्स के लिए मेरा एक मैसेज, नेपाल सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं, एक कंप्लीट एक्सपीरियंस है। कम एंड एक्सप्लोर द ब्यूटी ऑफ आवर नेबरिंग कंट्री नेपाल। चलिए, तो मैं यहाँ आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए डेस्टिनेशन के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय शंभू। थैंक यू सर, और थैंक यू सभी लिसनर्स को। अगर ये पॉडकास्ट आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इसे शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड कमेंट में हमें फीडबैक देना ना भूलिए। और अगर आपने नेपाल जाने का प्लान बना लिया है तो हमारी आशीर्वाद हॉलीडेज की टीम से ज़रूर कांटेक्ट करें। तो मैं प्रिया यहाँ आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं अब ट्रैवल टेल्स के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय शंभू।